नमस्कार, मैं राजेश, डायरेक्टर शिक्षा क्लासेस। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिल्ली पुलिस एसएससी और ये जो यूपी पैट की पेपर आ रहा है, एग्जाम आने वाला है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है भारत पाक संबंध की। और इसमें हम भारत और पाकिस्तान की क्या रिलेशन रहे हैं, क्यों संबंधों में खटास है, सारी चीजों का जिक्र सिलसिलेवार तरीके से करेंगे। बच्चों, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। तो मैं मोटे मोटे तौर पे आपको सारी चीज दोबारा से रिवाइज भी करवा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद इससे पहले हिंदू और मुस्लिम सब एक ही पार्टी थी, सबकी कांग्रेस। लेकिन कुछ मुस्लिम्स का मानना यह था कि कांग्रेस जो पार्टी है ये केवल हिंदुओं की पार्टी है। इसको लेकर कुछ मुस्लिम्स ने एक अलग पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम 1906 में रखा गया मुस्लिम लीग। ऐसा नहीं था इसके बाद कांग्रेस में मुसलमान नहीं हुए, मुसलमान रहे हैं कांग्रेस में। लेकिन कुछ मुस्लिम जो खफा थे कांग्रेस से, उन्होंने मिलकर अलग पार्टी बनाई, उसका नाम रखा मुस्लिम लीग। उसी मुस्लिम लीग ने देखते हुए ये सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट वोटिंग सिस्टम की मांग कर रहे थे कि एक अधिकार क्षेत्र चाह रहे थे जिस पर केवल मुस्लिम्स जो पदाधिकारी है वही खड़े हों चुनाव में और उनको विशेष क्षेत्र मिले और विशेष दर्जा मिले संविधान में, ऐसा वो चाह रहे थे। सेपरेट इलेक्टोरेट वोटिंग सिस्टम में ये था कि उन्हीं के कैंडिडेट खड़े हों उस जो क्षेत्र में, और जो अल्पसंख्यक थे मुस्लिम्स उनको जो संविधान में अलग चीजें मिले और पहले से ही एक विशेष अधिकार उन्हें मिले। लेकिन ऐसा संभव नहीं था। ऐसे तो SC STs भी मांग कर रहे थे संविधान में, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे। यदि ऐसा कर दिया जाता तो भारत फिर से डिवाइड हो जाता। तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि फिर से बंटवारा हो और भारत पाकिस्तान अलग हो, ये भी नहीं चाहते थे। लेकिन पाकिस्तान ने 1940 में ये डिमांड हो गई, वही 1940 में आते थे कि एक पृथक पाकिस्तान, हमें मुस्लिम लीग ने डिमांड कर दी कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए और इसका नाम हम क्या रखेंगे, पाकिस्तान। तो 1940 आते आते पाकिस्तान नाम आ गया कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, या तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट वोटिंग सिस्टम दे दीजिए, विशेष अधिकार क्षेत्र में विशेष हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे, अल्पसंख्यकों का आप अधिकार क्षेत्र ज्यादा कर दीजिए, विशेष दर्जा दे दीजिए, नहीं तो हम अलग राष्ट्र बनाएंगे। 1940 में बातें होने लगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक छात्र पढ़ता था रहमत अली, और उसने नाम सुझाया पाकिस्तान। तो रहमत अली ने नाम दिया पाकिस्तान। 1940 के बाद इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। जब 1946 आया, धीरे धीरे जब भारत और पाकिस्तान में और ज्यादा दरारें आने लगी, जो क्षेत्र है उनमें बंटवारा और ज्यादा देखने को मिलने लगा। 1946 में आते आते जब हमने इनकी बात नहीं मानी, अलग राष्ट्र की भी बात नहीं मानी और सेपरेट इलेक्टोरेट वोटिंग सिस्टम की बात भी नहीं मानी संविधान में, तो इन्होंने क्या काम किया, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाना स्टार्ट कर दिया। कुछ मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी कि लड़ाई दंगे चालू हो गए। बंगाल साइड ज्यादा हुए और 1946 में तो आते इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना इनके नेता थे और ये लड़ाई मारकाट स्टार्ट हो जाती है 1946 में। तो पाकिस्तान के जो जन्मदाता है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने जो मांग हो गई वे इनके शासनकाल में ही किसकी, डायरेक्ट टैक्स डे की, और लड़ाई चालू हो गई। 1947 में दंगे हुए और दंगे होने के बाद ये बात मान ली गई कि दो राष्ट्र की सहमति होने लगी धीरे धीरे। तो 1947 में तय हो गया कि दो राष्ट्र बना लीजिए। कुछ आपस में पैसों का लेन देन भी रहा हमारा और पाकिस्तान का, वो विवाद भी सुलझ नहीं पाया। तो एक विवाद वो भी रहा। आजादी के बाद गांधी जी ने ज्यादा से ज्यादा पैसे दिए, इससे RSS जो दुखी हुआ और ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों द्वारा कि नाथूराम गॉडसे ने जो हत्या करी है गांधी जी की, वो उसी को दुखी होकर करी, क्योंकि जो पैसों का बंटवारा था, हम अपनी स्कीम भेज रहे थे, जो हम पे पैसे बने थे पाकिस्तान के आजादी के बाद, हम वो स्कीम दे रहे थे, लेकिन जो उन पर बने थे, जो उनके उसमें आए थे, वो हमको वापस नहीं कर रहे थे। तो भारत ने भी किस्त रोकी और किस्त रोकने के लिए खफा हो गए गांधी जी। इसको लेकर गांधी जी धरने पर भी बैठते हैं
और उसके बाद 1948 में गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। 30 जनवरी को गांधी जी को नाथूराम गोडसे गोली मार देते हैं और वो दिन शहीद दिवस के रूप में इतिहास में जाना जाता है। और कश्मीर को लेकर वाद विवाद हुआ, थोड़ा सा मैं उसकी भी बात कर दूं। कम शब्दों में मैं बात करूंगा बच्चों, पहले ही बता रहा हूं, लेकिन सारी चीज सटीक जानकारी आप दूंगा। ये जो हिस्सा है ये भारत का हिस्सा आज भी नहीं है। ये वाला हिस्सा पीओके कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं। पहले जब रियासत बढ़ रही थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों को मिला लिया था, लगभग हैदराबाद जूनागढ़ बची थी उनको भी मिला लिया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के एक अपने आप में स्वतंत्र राज्य होना चाहता था। वो चाहता था ना मैं भारत में रहूं ना पाकिस्तान में। उसके एक हिंदू राजा थे, राजा हरि सिंह, और राजा हरि सिंह चाहते थे कि हम स्वतंत्र रहे, और भारत ने भी मान लिया ठीक है आप स्वतंत्र रहिए। लेकिन पाकिस्तान ने धोखेबाजी की और जम्मू कश्मीर पर इधर से अटैक कर दिया। उसके बाद अटैक करने के बाद राजा हरि सिंह को अपनी जान बचानी भारी पड़ी। उन्होंने डायरेक्ट कॉल करी दिल्ली सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। ए.के. मेनन उस समय थे। ए.के. मेनन को मैसेज पहुंचाया ए.के. मेनन के थ्रू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि हम जब सेना भेजेंगे पहले आप हमें विलय पत्र पर साइन कर दो। तो डर के मारे उसी रात विलय पत्र पर साइन कर दिए राजा हरि सिंह ने। भारत ने अपनी सेना भेजी, तब तक पाकिस्तान यहाँ तक आ चुका था। भारत ने पाकिस्तान को यहीं रोक लिया, और उसके बाद भारत पीछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि इसको पूरी कश्मीर से हम बाहर निकाल दें। लेकिन उस समय थोड़ी सी गलती हुई, या वे कह सकते हैं भारत युद्ध की स्थिति में नहीं था। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और वे नहीं चाहते थे नए की लड़ाई हो। उस समय माउंटबेटन हमारे वायसराय थे। हम उनको नहीं दिखाना चाहते थे कि भारत जैसे ही आजाद हुआ है वो साम्राज्यवादी नहीं बनना चाहता चीनी की तरह। और हमको पता था ये जो पीओके वाले लोग हैं ये भारत में ही शामिल होंगे। तो प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह का हमने कहा कि जनमत संग्रह करा लीजिए, और ये केस यूएन में भेज दिया। और हम जीत भी जाते, क्योंकि अब्दुल्ला परिवार के जो लोग थे, जिनको पीओके वाले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जम्मू कश्मीर वाले प्यार करते थे, वो नेहरू जी के साथ थे। लेकिन बाद में आज तक ये मुद्दा खिंचता हुआ चला गया, और कश्मीर हमने ही, वो जो पीओके वाला क्षेत्र है वो अपनी कूटनीति की वजह से गवा दिया। जवाहरलाल नेहरू की उदारता है इसमें, और आप यही कह सकते हैं। तो ये वाला बाद में ये पाकिस्तान हम इससे छीन लेते तो पाकिस्तान को डर था कि ये वाला इलाका उसने अक्साई चीन को दे दिया। जब पाकिस्तान बटा तो मैकमोहन रेखा आई भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है, वो सॉरी रेड क्लिफ रेखा आई भारत चाइना को जो अलग करती है वो मैकमोहन है भारत चाइना को, और जो भारत पाकिस्तान को करती है वो रेड क्लिफ है, CLIFF, रेड क्लिफ लिख लीजिए, रेड क्लिफ रेखा। तो बच्चों रेड क्लिफ रेखा हुई, और जब आजाद हुआ ये, तो मैं नक्शा बना दूं आपको, ये पूर्वी है, तो ये जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, पूर्व है तो ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था इतिहास में। और ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये बड़ा इलाका था ये वाला, तो ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। यहाँ मुस्लिम बहुमूल्य ज्यादा था, तो हमने बांग्लादेश बाद में बना है, मैं इसकी स्टोरी बताऊंगा। अभी की क्या है शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान, ये क्या है पश्चिमी पाकिस्तान। क्या विवाद हुआ उसको बारे में भी जिक्र करेंगे, कैसे बांग्लादेश अलग हुआ इसके बारे में धीरे धीरे विस्तार रूप से हम जानेंगे। तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई कहां पहुंची, आगे चलते हैं। उससे पहले भी यदि मैं मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थोड़ा सा बताऊं, उससे पहले भारत आज हम पाकिस्तान के संबंध पढ़ रहे हैं, तो एक बार हल्का सा चाइना का भी टच ले लेते हैं। बच्चों ऐसा हुआ, कम समय है मेरे पास, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें बतानी है तो मैं प्रयास करूंगा। चीन भारत के बाद आजाद हुआ है 1949 में। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आती है, क्या है इनके बारे में विस्तार रूप से पॉलिटी में बताऊंगा, लेकिन मैं अभी बता दूं चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, साम्यवाद सरकार आई, और एक नेता उभरे माओ जेदांग नेता हुआ चाइना में। शुरुआत में भारत के चाइना के संबंध बहुत अच्छे रहे। 1954 में भारत और चाइना के बीच में पंचशील समझौता हुआ, पंचशील एग्रीमेंट हुआ, और हमने कसम खाई कि हम आपस में कभी नहीं लड़ेंगे,
एक दूसरे के लिए अपनी बाउंड्री का प्रयोग भी नहीं होने देंगे नुकसान के लिए। और हम एक नारा चला भारत चीनी भाई भाई का, लेकिन उसके बाद भी 1962 जैसे ही आया तो भारत और चाइना की लड़ाई हो जाती है। तो कैसे हुआ, माओ जेदांग क्यों गुस्सा हुए, क्यों लड़ाई स्टार्ट हुई, इसके पीछे का एक कारण हल्का सा जान लीजिए। बच्चों, ये तिब्बत वाला जो इलाका है ये पहले भारत का, इस पर भारत भी अपना प्रतिपक्ष रखता था, ये हमारा है, और ये चाइना भी। इस पर बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर आता है। जो धर्म भारत में ही जिनका उद्गमन हुआ वो हिंदू धर्म के अंदर आते हैं, और भारत में बौद्ध धर्म का उद्गमन हुआ। बौद्ध भिक्षु कहाँ रहते थे, तिब्बत वाले इलाके पर, और चाइना इसको अपना मानता था, मैंने आपको बताया अभी। तो ये एक बार ये बौद्ध भिक्षु भारत आने लगे, इनके नाम था उस समय दलाई लामा, आज भी है। तो दलाई लामा भारत में आना चाहते थे, लेकिन जो माओ जेदांग था वो नहीं चाहता था भारत जाए और आपस में लड़ाई हमारी स्टार्ट हो। लेकिन माओ जेदांग को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया, लेकिन दूसरी बार माओ जेदांग इसको दलाई लामा को हमने अनुमति दे दी। और एक जो नारा में हमारा कि अतिथि देवो भव, इसका हमने सम्मान किया और दलाई लामा को अपना माना और हमने उसको प्रवेश दे दिया। जैसे ही हमने दलाई लामा को प्रवेश दिया, माओ जेदांग खतरनाक साबित हुआ और उसने लड़ाई तुरंत छेड़ दी, मौका तक नहीं दिया भारत को। और 1962 का युद्ध हुआ भारत का और चाइना का, जिसमें भारत की बुरी तरीके से पराजित हो जाती, क्योंकि भारत नया नया आजाद हुआ था। इसमें युद्ध की स्थिति इतने में नहीं थी, सेना का गठन इतना जबरदस्त तरीके से नए वेपन सेना में नहीं थे। लेकिन उसके बाद 1962 के बाद बच्चों भारत ने आईटीबीपी का निर्माण, गोरखा कमांडो का निर्माण, ठीक है, और बीएसएफ पूरी तरीके से सशक्त बनाना हमने स्टार्ट कर दिया था। जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे जब 1962 का युद्ध हुआ। 1964 में दिल के दौरे पड़ने से जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है। उसके बाद 1964 में जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद देश के नए प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री के समय समस्या ज्यादा थी भारत में, अकाल के हालात थे, भूखमरी थी देश में, और जब ही उन्होंने किसानों को चेताया, उनमें क्रांति लाई, और यहाँ तक कहा लाल बहादुर शास्त्री ने कि आप सोमवार का एक दिन का उपवास रख लीजिए, इससे क्या होगा, भारत में जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, उनको खाना मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति थी भारत की 1965 के समय, और इस बात का फायदा उठाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने 1962 में इस चीज का फायदा उठाया और बोल दिया कि भारत युद्ध भी हार चुका है। तो 65 में पाकिस्तान ने, लाल बहादुर शास्त्री भी नए पीएम बने थे, इनका इतना अनुभव नहीं था, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाने की सोच ली। और पाकिस्तान ने क्या क्या किया उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप पे बताता हूँ। पाकिस्तानी सेना ने कश्मीरियों की वेशभूषा में भेष में एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाया और उसमें कहा, किसमें आए, कश्मीरियों की भेष में आए, और कहा कि हम नहीं लड़ रहे, जो पीओके वाले गुलाम कश्मीर वाले लोग हैं, जिनको आप पीओके गुलाम कश्मीर कह रहे हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कह रहे हो, वो वाले चाहते हैं कि पाकिस्तान जो पूरा कश्मीर है ये पाकिस्तान में मिल जाए। तो ये बोला कि यार खुद पाकिस्तान की सेना कश्मीरियों की भेष में आकर लड़ाई कर रही थी, वेपन उनके हाथ में सारे वेपन देखे गए, लेकिन उन्होंने साफ मना किया स्टार्टिंग में कि हम नहीं हैं युद्ध में, ये कश्मीरी जो लोग हैं, पीओके वाले लोग हैं, ये आजाद करवाना चाहते हैं कश्मीर को भारत से, इसलिए ये लड़ रहे हैं। लेकिन ये बात झूठी साबित हुई। तो ये बात झूठी साबित हुई, उसके बाद कैसे झूठी साबित हुई मैं तथ्य लेता हूं आपको। इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया हुआ था और भारत को उसका पता चला, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम पाकिस्तान ने चलाया था सितंबर के महीने में 1965 में, और पाक सेना का अब की बार डायरेक्ट अटैक हो गया। अब की बार पाक सेना वर्दी में आई और कहा कि हम भारत को इस युद्ध में हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत की सेना पहले से तैयार थी, मैंने बताया हमने आईटीबीपी का भी और हमने सीआईएसएफ भी, हमने बीएसएफ भी पूर्ण रूप से सशक्त कर ली थी उस समय, और गोरखा कमांडो भी तैयार थे,
और युद्ध हुआ और बहुत कम समय में भारत ने लाहौर को घेर लिया और 1965 का युद्ध भारत जीत गया। तो पाकिस्तान ने पहली गलती करी कि भारत पर अटैक किया, लेकिन भारत ने उसको मौका नहीं दिया। भारत पहले से ही बैठा था कि एक बार ही पाकिस्तान हमारे उसमें आ जाए, और भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। यहाँ से मैंने आपको सारी चीज बता दी। ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या है, पहले ये सेना की भेष में, पहले कश्मीरियों के भेष में आई, फिर डायरेक्ट सेना के भेष में आई। फिर उसके बाद जब युद्ध हो गया, भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई, भारत ने इसकी बाउंड्री को घेर लिया। फिर ये अपने बैठक कान पकड़ के इसको लाया गया रूस द्वारा। पहले अमेरिका करना चाहता था दोनों देशों को शांति बहाल करने के लिए, लेकिन हमने चुना रसिया को। उस समय रसिया, रूस जो था वो यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, सोवियत संघ रसिया बोला जाता था, सोवियत संघ रसिया, रूस। तो बहुत सारे देश रूस में थे, सोवियत संघ रसिया, और सोवियत संघ रसिया ने हमारा साथ दिया और हमने उसकी अध्यक्षता स्वीकार करी यहाँ पे। और एक उज्बेकिस्तान जगह है, देश है, इसमें एक जगह पड़ती है बच्चों, ताशकंद। तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में मीटिंग हुई भारत की और पाकिस्तान की। ये उज्बेकिस्तान उस समय यूएसएसआर ने कब्जाया हुआ था, ये यूएसएसआर की हाथ में था। तो उस समय इसलिए हमने रसिया को चुना था, अमेरिका को नहीं चुना। और जो बैठक हुई वो उज्बेकिस्तान में हुई, और उज्बेकिस्तान में कौन से, कहां पर हुई, ताशकंद। तो इसको ताशकंद समझौता के नाम से इतिहास में जाना जाता है, ताशकंद एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। उस समय पाकिस्तान के पीएम हुए मोहम्मद अयूब खान और भारत के पीएम हुए लाल बहादुर शास्त्री। दोनों के बीच में पंसिल एग्रीमेंट हुआ और कहा गया कि जहां जहां आपकी सेना युद्ध से पहले थी दोनों देशों की, वहां वहां पहुंच जाए, अपनी जो लोक स्थिति है वहीं पहुंच जाए। और ऐसा ही हुआ, भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना पीछे हट गई, अपनी जो स्थिति थी उसी पर आ गई। लेकिन यहाँ एक दुर्घटना हुई ताशकंद में, लाल बहादुर शास्त्री को एग्रीमेंट करने के बाद तुरंत उनकी डेथ हो जाती है। ये दिल के दौरा से, हार्ट अटैक से बताई जाती है। और ऐसा ही कुछ साक्ष्य मिलते हैं, कुछ अलग अलग इस पर राय देते हैं, कुछ कहते हैं मरवा दिया, ये करवा दिया, लेकिन मैं इस राय में विश्वास नहीं करता। तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे पीएम थे 1965 के युद्ध के दौरान। बच्चों आगे 1965 के युद्ध के बाद मैंने बताया ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की विदेश में क्या होगी, डेथ होगी। उसके बाद भारत में पीएम बनी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी की छवि बहुत बेहतर थी, ऐसे ही जैसे आज के समय नरेंद्र मोदी जी की है, और इससे कहीं 4 गुना 6 गुना ज्यादा जब ये बनी। इन्होंने बहुत सारे देश के लिए काम भी किए हैं, और कुछ इन्होंने गलत काम भी हुआ है, जैसे आपातकाल का लगना। मैं ये चीज आपातकाल जब भारत के मूवमेंट्स को पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, लेकिन मैं पाकिस्तान से जो संबंध हुए इनके वो क्या रहे मैं उनके बारे में जिक्र करता हूँ। भारत और पाकिस्तान की एक बार से फिर से लड़ाई हुई, और ये महीना था दिसंबर का। मैं मैप पे आता हूँ। मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटे, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया और ये पश्चिमी। अब की बार इन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। लड़ाई इसलिए चालू हुई कि इनको लगता था पूर्वी पाकिस्तान वालों को तुमको दबाया जाता है, तुमको अधिकार नहीं मिलते, तुमको उच्च पदों पर नहीं रखा जाता, सारी चीजें पॉलिटिकल फैसिलिटी या सामाजिक जो सोशल फैसिलिटी सारी इनको मिलती है पश्चिमी पाकिस्तान वाले को। तो इन्हें हीन भावना से देखते थे ये वाले लोग। ये वास्तव में भी था, क्योंकि ये उर्दू बोलने वाले मुसलमान थे और ये जो थे बांग्ला बोलने वाले, थोड़ी सी हल्की सी तेलुगु बोलने वाले मुसलमान थे। तो दोनों में युद्ध की स्थिति थोड़ी सी आ जाती है। जब इनके यहाँ वजीर आजम, जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, उस समय वजीर आजम भी होता था, इनके यहाँ प्रधानमंत्री होता था, तो उसका चुनाव होता था, तो यही मोहम्मद, जैसे मैंने अयूब खान बताया, तो ये भी यहीं के थे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान के बनते हुए आ रहे थे। इनको इस बात से समस्या थी कि हमारा क्यों नहीं बनता। जब इन्होंने इनसे प्रश्न पूछे तो इन्होंने कहा आप अपना नेता खड़ा कर लो, जो चुनाव जीत जाएगा दोनों साइड से वही बन जाएगा। चुनाव हुआ, लाहौर यूनिवर्सिटी के एक छात्र शेख मुजीबुर रहमान चुनाव में खड़े होते हैं और वो पूर्वी पाकिस्तान के थे।
शेख मुजीबुर रहमान, इनकी बेटी है, आज जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है इनकी बेटी है बच्चों, शेख हसीना। तो ये चुनाव में खड़े हुए शेख मुजीबुर रहमान, इनको बांग्लादेश का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये चुनाव में खड़े हुए, चुनाव जीत के दोनों साइड से, बात आई वजीर आजम बनने की तो उन्होंने मना कर दिया साफ साफ। तो इन्होंने कह दिया कि हम अपना अलग देश बनाएंगे और इसका नाम बांग्लादेश रखेंगे। लेकिन अब इनको गुस्सा आ गया, इन्होंने इनके मार पिटाई चालू कर दी। अब भारत ने इनका साथ दिया, शरण दी लोगों को, तो इन्होंने भारत पर भी हमला कर दिया। स्टार्टिंग हमेशा गलती इन्होंने की है, भारत पर हमला करते हैं। जब इन्होंने भारत पर हमला किया तो अब की बार सशक्त आयरन लेडी पीएम थी और उनका नाम था इंदिरा गांधी। उन्होंने एक सेकंड की देरी बिना किए हो, पहले तो सबसे पहले ऐसा ना हो युद्ध में अमेरिका और चाइना कूद पड़े, क्योंकि मित्र हो गए थे किसके, ये दुश्मन का दोस्त क्या होता है, दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। भारत का दुश्मन कौन, चाइना, लेकिन भारत का ही दुश्मन कौन, पाकिस्तान। तो दुश्मन दोस्त ऐसा ही चला। और चीन की ऐसा ना हो जाए तो भारत ने यूएसएसआर से पहले एग्रीमेंट कर लिया कि यदि कोई भी आपातकाल आता है, कोई भी देश आता है तो आप हमारा साथ दोगे। यूएसएसआर ने अधीनता जो भारत ने कहा था वो चीज स्वीकार करी, और यदि युद्ध होता तो यूएसएसआर हमारे साथ आता, और युद्ध हुआ और यूएसएसआर हमारे साथ आया बच्चों। तो बहुत अच्छी खबर हुई ये। तो यूएसएसआर में हमने एग्रीमेंट कर लिया इंदिरा गांधी ने पहले। अब क्या हुआ, यूएसएसआर के एग्रीमेंट के बाद कोई आएगा तो सबसे पहले किससे लड़ेगा, वो बाहरी देश आएगा तो रशिया से। तो अमेरिका की और चाइना की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद दिसंबर के महीने में, ठंड के महीने में 1971 में लड़ाई चालू हो जाती है। मात्र 13-14 दिन में हमने युद्ध जीत लिया और एक नए देश का निर्माण किया, उसका नाम पड़ा बांग्लादेश। और भारत की दुर्गा ने ये काम कर दिखाया। नाम था इंदिरा गांधी। दिसंबर 1971 में जैसे ही हमने लड़ाई चालू हुई, लड़ाई जीती, ठीक है, पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया। 90,000 सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान में पकड़ा और उनको सरेंडर करवाया, और सरेंडर पे साइन करवाया। ये झुके, और झुकने के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ। दुनिया तो इतिहास बदलती है, इन्होंने भूगोल ही बदल दिया इंदिरा गांधी ने। और आप देखिए 2 जुलाई 1972 को फिर से समझौता हुआ। अब की बार खुद उस समय पीएम थे जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटियां बेनजीर भुट्टो, सनम भुट्टो। बेनजीर भुट्टो भी बाद में प्रधानमंत्री रही हैं जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद। भुट्टो परिवार मतलब फेमस है पाकिस्तान में, जैसे हमारे यहाँ गांधी परिवार है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो भारत आए और भारत के सामने इंदिरा गांधी। हिमाचल प्रदेश में यानी कि ठंड में बड़ा बेहतरीन मौसम था, हमने इनको बुलाया और 2 जुलाई 1972 को एक समझौता हुआ। दोबारा समझौता वही होना था कि 17 सितंबर से स्थिति बिगड़नी चालू हुई थी। तो कह दिया था 17 सितंबर 1971 में जहां दोनों देशों की सेनाएं थी वहीं पहुंचे जाए। तो जहां सेना थी पहले वहीं पहुंच जाए। तो ये काम कब हुआ, ये शिमला एग्रीमेंट में हुआ, शिमला समझौते में हुआ। तो शिमला समझौते में हमने इनको बुलाया, ये भारत आए हिमाचल प्रदेश, और हमने एग्रीमेंट किया। बैठक हुई और बैठक में ये साफ हुआ, क्लियर हुआ कि अब दोनों देश जहां पहले की स्थिति है वहीं पहुंच जाएंगे। और जुल्फिकार अली भुट्टो अपने साथ अपनी बेटियों को भी लाए थे, बेनजीर भुट्टो और सनम भुट्टो को। तो भारत के जो ठरकी लोग थे वो जब भी थे, आज भी हैं, वो हमेशा रहेंगे। जो इंस्टाग्राम फेसबुक वाले लगातार जो इन चीजों में रील नहीं देखते रहे, पढ़ते नहीं है भाई, वो हमेशा विद्यमान रहेंगे। और जब भी थे, और बेनजीर भुट्टो सनम भुट्टो को देखने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ जाती है। वाह, तो ये था नजारा उस समय का भी। आगे चलिए। तो भारत ने युद्ध जीता, शिमला समझौता हुआ। 1999 में ये इसको युद्ध भी नहीं गिना जाता, 47वें युद्ध हुआ उसको गिना जाता है, 65 में उसको गिना जाता है, 71-72 में जो हुआ ये एग्रीमेंट इसको गिना जाता है। इसको कारगिल युद्ध को गिना नहीं जाता, ठीक है, युद्ध की संज्ञा में। क्यों नहीं गिना जाता मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। क्योंकि ये पाकिस्तान की वेशभूषा में आए थे, जो वेशभूषा थे वो कश्मीरी वेशभूषा में।
और कबीलों की वेशभूषा में आए थे स्टार्टिंग में। बाद में आए, ये मना करते रहे युद्ध के लिए, हमने युद्ध नहीं लड़ा, और भारत के बहुत सारे सैनिक इससे स्टार्टिंग में मारे गए। ये अक्साई चीन वाला जो इलाका है, जो ये वाला इलाका मैंने आपको बताया मैप में, यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है अक्साई चीन, बहुत बर्फीला है। भारत की सेना इस पर पहले नहीं रहती थी 1999 से पहले, तो यहीं पे चढ़े, और भारत इतने के लोग चढ़ते इतने ऊंचाई पे, ये ऊपर से पत्थर फेंकेंगे तो 4 लोग मर जाएंगे। तो भारत के बहुत सारे सैनिक कारगिल युद्ध में मारे गए इसी कारणवश। उस समय पाकिस्तान के जो पीएम थे वो थे नवाज शरीफ। पाकिस्तान के पीएम कौन थे उस समय? नवाज, कारगिल युद्ध के दौरान नवाज शरीफ आज जेल में है, नवाज शरीफ। और परवेज मुशर्रफ की एंट्री होने वाली थी, सेना प्रमुख थे परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ उस समय ये जनरल थे, सेना के अध्यक्ष थे। और ऑपरेशन विजय हमने विक्रम बत्रा ने लड़ा, बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ी विक्रम बत्रा ने, और भारत ने कारगिल युद्ध को जीता, फतेह करी, सारी चोटियां जीती, और पाकिस्तान को यहाँ भी बुरी तरीके से हमने हरा दिया। तो पाकिस्तान ने 3 बार 4 बार जब भी लड़ा है तो भी बुरी तरीके से पराजित हुआ है पाकिस्तान, और इसने फिर धीरे धीरे छिटपुट चीजें करी हैं। तो ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है? तो कारगिल युद्ध से। ऑपरेशन यानी कि मैं विक्रम बत्रा की बात करूं तो कारगिल युद्ध में बेखूबी से अपनी जान दी और वीरता के साथ लड़ाई करी। किसने? विक्रम बत्रा ने। सैनिक हो तो विक्रम बत्रा जैसा। उरी हमला हुआ, उसके बाद में एक छोटे मोटे हमले होते रहे हैं, जैसे 1999 के एंड में कारगिल युद्ध के बाद एक फ्लाइट थी, एक प्लेन था, फ्लाइट थी, उसको हाईजैक कर लिया गया और इसको पहले अफगानिस्तान के कंधार ले गए। तो कंधार कांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान में एक हवाई जहाज को हमारे यहाँ से हाईजैक करके ले गए, और ये कंधार यानी पाकिस्तान के रास्ते कंधार यानी अफगानिस्तान ले गए और कंधार जगह लेके गए। और कंधार के में जितने भी हमारे यात्री थे, लगभग 170-80 जो भी यात्री थे, उनके लिए पैसे की डिमांड, और जितने भी जो आतंकी थे भारत के जेलों में बंद थे, जो पाकिस्तान उनको रिहा करने की मांग करने लगे। भारत थोड़ा सा इसमें झुका, निंदा, ये बाद में निंदास्पद भी है। ये घटना अटल बिहारी वाजपेयी के समय की है। 1999 का कारगिल युद्ध भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय का ही है, और ये हमला भी जो कंधार कांड है ये भी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का ही है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थोड़ी सी झुकी। उस समय विदेश मंत्री हुआ करते थे यशवंत सिन्हा, और यशवंत सिन्हा साहब गए, क्योंकि भी देखो यदि उनकी यात्रियों की जान चली जाती तो उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया हुआ था यात्रियों ने, लेकिन इजराइल में भी 1-2 बार ऐसा हुआ है तो उन्होंने छुटा लिया, लेकिन हम छुटा नहीं पाए, और हमने बहुत बड़े आतंकी मौलाना मसूद अजहर को रिहा कर दिया। हमने पैसे वैसे तो दिए नहीं, लेकिन 2-3 आतंकवादी जो खूंखार थे उनको रिहा किया है। उनमें एक नाम आता है मौलाना मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर, और मौलाना मसूद अजहर को हमने रिहा कर दिया। बाद में इसने हम पर संसद पर हमला, पार्लियामेंट अटैक, संसद हमला किया है। बाद में किसी ने मसूद अजहर ने ही भारत में एक और हमला करवाया 2008 में, मुंबई अटैक में ये शामिल रहा। 2008 में संसद पर हमले में अफजल गुरु को भी फांसी हुई है। संसद हमले में एक व्यक्ति और था, नामी ग्रामी अफजल गुरु, कभी यूट्यूब पर पढ़ना, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था अफजल गुरु, और इनका भी नाम आता है, और बाद में इनको भी फांसी की सजा होती है। 2008 में मोहम्मद कसाब को पकड़ा गया था, और इसने भी कबूला था, इसमें पाकिस्तान का हाथ है। तो मुंबई पर अटैक हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें भी। तो ये पाकिस्तान छुटमुट लड़ाई पहले से ही करता आया है। उसके बाद 2018 के बाद भारत के और संबंध गिरे ही हैं पाकिस्तान के, और मैं यहाँ से मिटा दूं और थोड़ी सी और बात आपको
इम्पोर्टेंट बच्चों बता दो। मोदी जी का शासनकाल आया, और जब मोदी जी का शासनकाल आया तो बच्चों एक लड़ाई और छिड़ी। वो लड़ाई क्या थी मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। 2014 में बच्चों मोदी गवर्नमेंट भारत में आ जाती है, बीजेपी। और जैसे ही बीजेपी भारत में आई, इन्होंने एक दो बार हमले करने की कोशिश की है। 2 बार हमला हुआ और दोनों बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इन्हें मुंह की खानी पड़ी। बच्चों 18 सितंबर 2016 को उरी हमला हुआ कश्मीर में। हमारे यहाँ सैनिक सोए हुए थे, इन्होंने आते के साथ ही सोए हुए उन पर निहत्थे पर वार कर दिया और हमारे सैनिक बेस कैंप में ही मारे गए। और ये फिल्म भी है उरी हमला। उसके बाद 28 से 29 सितंबर 2016 को हमने उरी सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना गई हमारी और सेना ने जाते के साथ ही इनमें मार अच्छे से लगाई। तबीयत से इनको कूटा। कब? 10वें दिन, यानी कि हमले के मात्र 10 दिन में पीएम नरेंद्र मोदी ने बदला ले लिया देश का। इस पर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, वो सेना से सबूत मांगते हैं, लेकिन सेना को किसी भी भारत के पराक्रम की सबूत की जरूरत नहीं होनी चाहिए। या कोई भी आपको सेना से इतने बड़े आप नहीं हुए कि पराक्रम के, उनके वीरता की आप सबूत मांगोगे। और ये सिक्योरिटी की तरफ से भी सही नहीं है कि आपको छोटी छोटी चीज को सबूत दिए जाए। पुलवामा पे अटैक किया इन्होंने 14 फरवरी 2019 को। फिर से इन्होंने हमारे कुछ सैनिकों को मारा 14 फरवरी 2019 को। हमने फिर बदला लिया, अब की बार एयर स्ट्राइक करी। और एयर स्ट्राइक में के बाद आपने अभिनंदन का नाम सुना होगा। इसमें अभिनंदन ने अशोक चक्र भी मिला है और वीरता के साथ वो लड़े और वो पाकिस्तान भी कूद गए थे। पाकिस्तानी उन्होंने पकड़ लिया था, लेकिन उनको बाद में छोड़ दिया गया। अभिनंदन को कुछ क्वेश्चन मेरे थे हैं, मैंने कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा आपको भारत पाकिस्तान में जितने भी अटैक्स हुए हैं सारे ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी समझाने की। कुछ क्वेश्चन मेरे हैं जो पेपर में आएंगे और ये कई बार दिल्ली पुलिस में आए हैं। भारत और पाक के बीच, इंडिया, कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको, इंडिया और पाक के बीच में 2 रेल चलती हैं। एक समझौता एक्सप्रेस है, मैंने बता दिया समझौता एक्सप्रेस। दूसरी का आप नाम बताओगे। पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पंजाब में बॉर्डर है या और कहीं भी बॉर्डर है, उसका आप नाम मुझे बताओगे। हाँ, सब घूमने भी जाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बच्चों का भला हो सके। और मैं आशा करूंगा आप स्वस्थ रहें,